औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम अगेन एक टॉपिक देखेंगे इंग्लिश ऐसे का, चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। वर्ल्ड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। तो इस चेंजिंग पैराडाइम्स में, इस चेंजिंग पैटर्न में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जायज़ा लेते हैं कि वो किस तरीके से चल रही है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को किस सिमत में जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान इस जो चेंजिंग पैटर्न है उसके मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसको इस हैसियत के अंदर हम डिस्कस करेंगे। द ग्लोब इज अंडरगोइंग फ्रॉम अ डीप रूटेड चेंजेस as the winds of geopolitics are changing from the west to east. Pakistan foreign policy needs recalibration of its priorities with respect to the ग्लोबल सिचुएशन। ठीक है, अब जिस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम पर ओवरऑल दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि पहले था वेस्ट, ठीक है, और सारी जो दुनिया थी वो वेस्ट ओरिएंटेड थी, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो पैराडाइम है जियोपॉलिटिक्स का वो चेंज हो चुका है। अब सारे ना ईस्ट की तरफ आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो एक थिएटर होना है या जिसको बैटल ग्राउंड कहते हैं वो है ईस्ट एशिया, जो कि अगर आप साउथ चाइना सी देख लें या इंडो पैसिफिक देख लें, ये ज़्यादातर ये एरिया लग रहा है। बिकॉज रीजन क्या है, तब थी वेस्ट की रशिया के साथ दुश्मनी जो कि पहले थी, तो उस टाइम जो हब बना, जो बैटल ग्राउंड बना, वो वेस्ट बना, मीन कि वो ईस्टर्न यूरोप था। लेकिन अब जो है वो है ईस्ट एशिया, क्योंकि यहाँ पर चाइना है और चाइना के लिए उन्होंने अपने जो महाज हैं वो इकट्ठे कर चुके हैं ऑलमोस्ट। बेसिकली जो यूएस है या जो वेस्ट है वो इस टाइम डबल एज स्वॉर्ड की तरह ना वो काम कर रहा है, मीन कि वो एक साइड पे रशिया के साथ भी गुथम गुथा होने की कोशिश कर रहा है और ऑन द अदर एंड वो चाइना के साथ भी कर रहे हैं। और इस सारे सिनेरियो के अंदर क्योंकि पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल पोजिशन की वजह से इसकी जो लोकेशन है वो इसे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल करती है। पाकिस्तान इज अ प्रिजनर ऑफ इट्स जियोग्राफी। Due to that particular reason, Pakistan is has concerns for the global जो politics होती है या एक geopolitics वाला जो सिनेरियो होता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन हम बताएंगे कि किस तरीके से ग्लोबल जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं कैसे। सबसे पहले द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है कि वेस्ट वर्सेस नेटो वो इस टाइम जंग चल रही है और ये काफ़ी अरसे से चल रही है और ये अभी तक उसकी कोई नो एंड इन साइट हमें नज़र आ रही है। अभी तक इसका ख़त्म होने वाला जो निशान है वो कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहा और इस जंग की वजह से ओवरऑल दुनिया का नक्शा बदला है। मीन के फूड क्राइसिस, उसके अलावा जो ये पहले होता था कि हम अगर सैंक्शंस लगाएंगे और उससे किसी कंट्री को हम रोक लेंगे, तो वो नहीं हो सका। उसके अलावा और भी बहुत से इस तरह के मसाइल हैं। आप मेरी रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर मैंने 10 से 11 वीडियोस बनाई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। यूएस चाइना राइवलरी एंड अदर कोल्ड वॉर, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया। विंड्स ऑफ चेंज इन मिडल ईस्ट, के एस ए ईरान, सऊदी अरेबिया और ईरान की जो आपस में जो इंगेजमेंट है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। आर्म्स रेस इन यूरोप, यूरोप जर्मनी और फ्रांस ने कस्में खाई हुई थी कि हम कभी भी आर्म रेस वाली साइड पे नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने अब वो डील्स कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्मामेंट्स की। उसके बाद ये अलायंस बिल्डिंग एंड रीअलाइनमेंट्स इन एशिया, ऑकस देख लें, क्वाड देख लें, क्वाड 2.0 देख लें। उसके अलावा और भी बहुत से इस तरीके से जो अलायंसेस हैं वो नए बनते नज़र आ रहे हैं और पिछले टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स लाइक कोविड 19 हो गया, ग्लोबल पेंडेमिक्स हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी बहुत ज़्यादा ओवरऑल दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सारी चीज़ें आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम दुनिया के अंदर जो चेंज है, जो तब्दीली है, वो बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है। आप रशिया यूक्रेन वॉर के अंदाज में लगा सकते हैं, यूएस चाइना राइवलरी, विंड्स हैज़ बीन चेंज इन मिडल ईस्ट। उसके अलावा G20 के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया और इंडिया की आपस के अंदर इंगेजमेंट्स हुई हैं। उसके अलावा G20 के ऊपर जो इंडिया ने जो एक नया कॉरिडोर अनाउंस किया है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका को अगेन G20 के अंदर जो इंक्लूजन है उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बताना चाह रही हैं कि दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही है। तो इस तब्दीली के दौरान अगर आपने अपने आप को चेंज ना किया तो यू विल बी ऑन द रिसीविंग एंड्स।
तो अब इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या पड़ती हैं। लाइक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट ड्यूरिंग रशियन यूक्रेन वॉर। आप देख लें कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, या जो पिछली गवर्नमेंट थी, साबका गवर्नमेंट थी, उसका टू सम एक्सटेंट ये एक इशू ये भी था उनका, ये तनाजुर या उनका नज़रिया ये भी था कि इस जो हमारा डी थ्रोनिंग हुई है हमारी, उसके बैकएंड के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे फॉरेन पावर्स थी। ठीक है, और वो इस चीज को बहुत ज्यादा क्लेम भी करते रहे हैं। तो डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट वो जो पाकिस्तान एक बहुत ही एहतियात के साथ यूएस और रशिया के दरमियान, यूरोप और रशिया के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, वो ना कर सका। ठीक है, पाकिस्तान चाइना अलायंसेस वर्सेस यूएस इंडिया नेक्सस, ये भी एक बहुत बड़ा इस टाइम मेजर कंसर्न है फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और यूएस जो है वो जिस तरीके से इंडिया को आर्म अप कर रहा है, वो जिस तरीके से उसको वार्म अप कर रहा है, आप देख लें कि सिंस मोदी जो जब से वो पावर के अंदर आए हैं, तो उसके बाद से ऑनवर्ड पाकिस्तान का यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। और जो इंडिया के हैं यूएस के साथ, वो वैसे भी काफ़ी क्लोज तो पहले ही थे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चाइना वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। उनके दरमियान बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हो गए हैं, लाइक कॉमकासा हो गया, बेक्का हो गया, उसके बाद लेमुआ हो गया, 2+2 डायलॉग्स हो गए। उसके अलावा इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया के जो आर्म्स बिल्डिंग हो रही है, ये सारा कुछ ना उससे इंडिया वैसे ही बहुत ज़्यादा उसके मसल से मजबूत होना स्टार्ट हो गए हैं। सो ये इट विल बी वेरी हार्टफुल फॉर पाकिस्तान एंड चाइना व्हेन इट कम्स टू यूएस एंड इंडिया नेक्सस। उसके बाद जी न्यू एवेन्यूज फॉर पाकिस्तान अरब वर्ल्ड। अब पाकिस्तान के लिए पहले अरब वर्ल्ड के अंदर दो या तीन जो मेजर ग्रोथ है, एक साइड पे टर्की था, एक साइड पे ईरान था, एक साइड पे सऊदी अरेबिया था, और एक साइड पे कतर था। पाकिस्तान को इन सब के साथ ना अलग अलग तरीके से जो थी वो डीलिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि हालात चेंज हो गए हैं, तो अब पाकिस्तान को वहाँ पर नए एवेन्यूज ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो उनकी आपस में जब इंगेजमेंट हो गए, तो अब पाकिस्तान के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये एक्सप्लोर कर सकता है, और हर लिहाज से वो अपने जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है अगर वो चाहे तो। डाउन इफेक्ट ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से जी, अब पाकिस्तान ने भी S-400 के लिए कहा था रशिया को, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने पैसे अभी फिलहाल नहीं है, तो हम वहां से नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रह के अपनी आर्मी को मैक्सिमाइज जिस तरीके से कर सकता है वो कर रहा है। और ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ इंडिया। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने S-400 ऑलरेडी परचेज कर लिया है फ्रॉम रशिया, एंड इट विल बी रीचिंग देयर सोन। वहां पर उनकी आपस के अंदर जो एंगेजमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हो रही हैं। फार रीचिंग implications ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी स्पेशली इन इंडो पैसिफिक एंड इंडियन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो पाकिस्तान का ना इस, अगर फॉर एग्जांपल आप जियो पॉलिटिक्स या ये इस टाइम जो चेंजिंग डायनामिक्स है उनको देखें, तो पाकिस्तान का जितना भी इशू होगा वो सारा इंडिया सेंट्रिक होगा। और इंडिया सेंट्रिक क्यों होगा? बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द की प्लेयर इन दिस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इन दिस इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें अगर आप देखें तो उनकी जो 21st, ये जो 2023 की शायद उनकी जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी, जिसके अंदर उन्होंने इंडिया को मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया था, उन्होंने उसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था। तो जब एक आपके दुश्मन को इस तरीके से आर्म अप किया जा रहा है, वार्म अप किया जा रहा है, तो आपके लिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि आप भी उसके बारे में सोचें और देखें कि व्हाट यू हैव टू डू इन रिस्पॉन्ड। ना कि हमने सिर्फ बड़के ने मारनी होती, हमने सिर्फ वहां पर हमने अपने एक्शंस भी करने होते हैं। हमने देखना होता है कि हम किस तरीके से और क्या क्या कर रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पाकिस्तान थर्ड मोस्ट एडवर्स कंट्री लॉस एंड डैमेज फंड। अगर फॉर एग्जांपल आप देख लें कि क्लाइमेट चेंज को आप देखें, तो उसके अंदर पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसने किया भी है लॉस एंड डैमेज फंड में, जब शीरीन रहमान साहिबा जो थी उनके अंडर सुपरविजन ये सारा कुछ हुआ। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये जो एक चेंजिंग डायनामिक्स हैं, ये जो एक हालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए?
तो उसके लिए वॉक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ बीइंग ब्रिज और आर्बिट्रेटर या आर्बाइटर। इसमें क्या होता था कि पाकिस्तान ने 1970 के अंदर यूएस और चाइना के दरमियान जो थी वो उनकी सुलह करवाई थी, और उसकी एक की वजह से जो यूएस था वो इतना काबिल हो चुका था, इतना वो पावरफुल हो गया था कि उसने रशिया को शिकस्त दे दी। रीजन क्या थी? क्योंकि चाइना जो एक दायां बाजू था उस टाइम रशिया का, वो उससे अलग हो गया था, वो साइड पे हो गया था। और इसके अंदर जो रोल प्ले किया था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने ये रोल क्यों प्ले किया था? एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज एन आर्बाइटर, के जो हेनरी किसिंजर थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ से फिर वो चाइना जाते थे, और पाकिस्तान के क्योंकि चाइना के साथ रिलेशन अच्छे थे तो उन्होंने इनकी आपस में जो एक रिप्रोचमेंट थी वो करवाने में काफ़ी हेल्प की थी। अब पाकिस्तानी जो थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें अब ये जो सोच है ना, इससे अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम और इस टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान हैज़ नो पोजीशन टू मेक अ ब्रिज बिटवीन द टू मेजर पावर्स। ठीक है, आप अपने हालात ठीक कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। आप उन दोनों के दरमियान जो ब्रिज का रोल है वो आप ना ही प्ले करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, वो जो एक वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड क्या है कि बैलेंस अप्रोच एज पर द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल नेशनल इंटरेस्ट को अपने प्रायोरिटाइज रखेंगे, आप उनके ऊपर देख के चलेंगे, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। आपने यूएस के साथ भी चलना है, आपने चाइना के साथ भी चलना है, क्योंकि यूएस आपको आईएमएफ से और ओवरऑल जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं उनमें हेल्प करता है। चाइना के साथ आपका सी पैक चल रहा है, तो आपने दोनों को ना बराबर लेके चलना है। और ये बराबर किस तरीके से लेके चलना है, आप अपने जो टॉप लेवल के डिप्लोमेट्स हैं आप उनको बिठाएं, वो रिसर्च करें, वो देखें कि हम किस तरीके से, हम कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनको निकाल के हम इन दोनों के साथ एक अच्छे तरीके से और ऐसे अंदाज में चला सकते हैं। पाकिस्तान ईरान एंड पाकिस्तान केएसए। अब पाकिस्तान के क्योंकि ईरान और केएसए के दरमियान जो एंगेजमेंट है वो स्टार्ट हो गई है, तो पाकिस्तान काम कर सकता है ईरान के साथ अपनी आईपी पाइपलाइन के ऊपर, या उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ कॉरिडोर्स बना सकता है जिस तरह चाइना के साथ बना रहा है बॉर्डर्स के ऊपर। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से जिस तरह पहले डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल खरीद रहा है, आप उनको कहें कि आप वो आएँ यहाँ पर, आप इन्वेस्टमेंट के ज़राए पैदा करें, आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें उन्हें। अगर वो इंडिया में जा रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, यू हैव टू कैच दैट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इस टाइम जो उनकी जनरेशन है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, वो पहले ओल्ड माइंडेड पीपल थे जो कि आपको वो एक रिलेशन की बिना पर या उनके रिलीजियस जो बिलीव्स थे वो इतने स्ट्रांग थे, वो कहते थे कि हाँ जी हम भाई भाई हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, वो इकोनॉमी के ऊपर बेस करती है। उनको अगर उनको पैसा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उनको जहां पर ज्यादा उनका बिजनेस चलेगा वो वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, आप देख नहीं रहे कि उन्होंने यूएई के अंदर उनको कितना नवाजा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया किस तरीके से उनको नवाज रहा है। रीजन क्या है? इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, आप अपने हालात ठीक करें, आपको सारा कुछ आपको भी ये मिलेगा। ठीक है, तो वो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारी कि वो हमारा भैया जी वो हमारी मदद कर देगा, अब ये भाइयों वाला अब तो भाई भाई का नहीं रहा। उसके बाद ये स्कॉलरली इनपुट एंड टीम ऑफ फॉर्मर एम्बेसडर्स कैन हेल्प ऑर्केस्ट्रेटिंग अ पॉलिसी बाय कीपिंग व्यू इन द स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट। ये ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। ग्लोबल थ्रेट्स नीड्स ग्लोबल इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेंडेमिक्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो अगर आ रहे हैं तो उसके लिए ये जितनी भी मेजर पावर्स हैं उनको भी बैठने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को इसके अंदर अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान यूएन के प्लेटफॉर्म को या उसके अलावा जितने भी जिनीवा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके अंदर पाकिस्तान इन इश्यूज को डिस्कस कर सकता है। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी मस्ट बी सिंक्रोनाइज विद द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। दुनिया की जितनी भी मेजर कौमें इस टाइम मेजर बनी हैं, वो पावरफुल बनी हैं, वो स्ट्रांग बनी हैं, उनकी वन ऑफ द मेजर रीजन ये थी कि उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ लिंक करके उन्होंने इक्वल किया सिक्योरिटी की। ठीक है, मीन कि उन्होंने पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग किया, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया, फिर उन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको इंश्योर किया। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, हम बाकी
जो दोनों चीज़ें हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं और हम सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं, एंड दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच। तो हमें इस चीज़ को भी पावर करना चाहिए। अब आज हमने क्या देखा कि दुनिया के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं और पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी रीसेट करने की ज़रूरत है। उसके अंदर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। इन द एंड जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, जजाकल्ला।